हेलो एवरीवन। आज है 1 अक्टूबर और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो होंगी ट्रंप की गाजा शांति योजना और विवाद कि इसके अंदर जो ट्रंप हैं वो किसका साथ दे रहे हैं और किसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। दूसरी जो न्यूज़ है वो अमेज़न के अंदर जो पेड़ हैं उनका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उन पेड़ों से हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं या फिर क्या नुकसान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आरबीआई भुगतान प्रणाली निगरानी के लिए एक बोर्ड का आयोजन किया जा रहा है, तो इस बोर्ड के अंदर कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे उन सब के बारे में जो है आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी ट्रंप गाजा योजना शांति समझौता। ट्रंप की 20 सूत्रीय जो शांति योजना है जो कि गाजा का जो भविष्य है उसके बारे में क्या कहती है। कुछ संभावनाएं हैं, कुछ अड़चनें हैं, तो ये क्या हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको इससे क्या लाभ होगा और भारत को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आज की इस न्यूज़ में हम यह सब जो हैं वो जानने वाले हैं। तो जो ट्रंप है उसकी 20 सूत्रीय शांति योजना जो है गाजा का भविष्य पर नज़र क्या है। ट्रंप की जो ये योजना है यह 29 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस के अंदर जारी की गई, जिसके अंदर जो इजराइल है उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने इसका समर्थन दिया। यह योजना इजराइल हमास जो युद्ध चल रहा है उसको तत्काल समाप्त करने और जो बंधक हैं उनकी रिहाई, गाजा का पुनर्निर्माण जो है उस पर केंद्रित है। और जो ये योजना है अगर इसके मुख्य उद्देश्य को देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य गाजा का एक जो डिरेक्टलाइज्ड आतंकवाद जो मुक्त क्षेत्र है उसको बनाना है। जो तत्काल युद्ध विराम है और जो बंधक हैं उनकी रिहाई से को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं, तो स्वीकार होने पर युद्ध जो है वो तुरंत रुक जाएगा। यानी कि जो बंधकों की रिहाई है अगर इस बात को मान लिया जाए तो ये युद्ध जो है वो उसी समय रोक दिया जाएगा। और हमास को सभी जो इजराइल बंधक हैं उनको जिंदा और जो मृत हैं उनको 72 घंटों के अंदर रिहा करना होगा। बदले में इजराइल 250 जो लाइफ सेंटेंस वाले फिलिस्तीन के जो कैदी हैं और जो 1700 गाजा के अन्य कैदी हैं जिनके अंदर महिलाएं और जो बच्चे भी शामिल हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। और प्रत्येक जो इजरायली बंधक है उनके शव के बदले 15 फिलिस्तीनी शव जो हैं वो लौटाए जाएंगे। जो हमास है अगर उसका जो विघटन है उसके बारे में बात करें तो हमास को हथियार डालने और शासन छोड़ना होगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो वादा किया गया है करने वाले जो सदस्य हैं उनको क्षमा कर दिया जाएगा, जबकि जो अन्य सुरक्षित जो मार्ग हैं उनसे गाजा को छोड़ने की अनुमति उन्हें दी गई है, जैसे कि जॉर्डन, मिस्र या फिर जो अन्य देश हैं उनको। कोई जबरन विस्थापन जो है वो नहीं किया जाएगा, लेकिन अपनी स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से पलायन की जो सुविधा है वो मौजूद होगी। गाजा का शासन और पुनर्निर्माण यानी कि गाजा का क्या शासन रहा है और उसका पुनर्निर्माण जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा। गाजा का जो अस्थायी प्रशासन है एक तकनीकी अपॉलिटिकल जो फिलिस्तीनी समिति है उनके हाथों में होगा, जिनमें कि जो फिलिस्तीनी विशेषज्ञ हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय सदस्य हैं वो शामिल होंगे। इसका जो पर्यवेक्षण होगा पीस बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता खुद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो करेंगे। जो टोनी ब्लेयर हैं वह भी इसके अन्य सदस्य जो हैं वो रहने वाले हैं। यह बोर्ड गाजा का जो पुनर्विकास है उसकी फंडिंग और जो नया ढांचा है उसको तय करेगा। गाजा को न्यू गाजा के रूप में विकसित किया जाएगा और जितने भी हाईटेक शहर हैं जैसे कि रिवेरा स्टाइल का जो पर्यटन है या फिर जो आर्थिक केंद्र हैं उनके रूप में इनको देखा जाएगा। जो पूर्ण मानवीय सहायता है यानी कि जो यूएन, रेड
जो क्रिसेंट है उनके माध्यम से इस प्रक्रिया को तुरंत जो है वो शुरू करना होगा। और इसको लेकर जो सुरक्षा और अगर अंतर्राष्ट्रीय जो भूमिका है उसको देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्थितीकरण बल यानी कि जो ISF है उसको तैनात जो है वो होगा, उसको तैनात कर दिया जाएगा, जो कि जो फिलिस्तीनी पुलिस है उसको प्रशिक्षित करेंगे और इजराइल को धीरे धीरे जो सेना है वह हटा लेगा, लेकिन जो सुरक्षा की परिधि है उस पर बनी रहेगी। जो पश्चिमी एशिया है उसके चमत्कारी जो आधुनिक शहर हैं उनके कुछ विशेषज्ञों की एक पैनल जो है ट्रंप इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट का प्लान है उसको उनके द्वारा तैयार किया जाएगा। और जो लंबे समय की शांति की जो नीतियां हैं यानी कि जो इंटरफेथ डायलॉग है उसको बढ़ावा देना होगा। फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी कि PA के सुधार के बाद गाजा का जो नियंत्रण है वो PA को सौंपना होगा, और जो PA है उसके सुधार और जो गाजा का पुनर्निर्माण है उसके बाद फिलिस्तीनी जो आत्मनिर्धारण और जो राज्यहुड हैं उनकी संभावना भी बन जाएगी। योजना 2020 की जो ट्रंप योजना है जो 2020 की ट्रंप की जो योजना थी और जो सऊदी अरब फ्रेंच प्रस्ताव हैं उनसे ये प्रेरित है। और जो संभावित क्या क्या जो दिक्कतें जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है, तो हमास की अस्वीकृति। जो हमास है उसने योजना को इजराइल की जितनी भी शर्तें हैं उनको पूर्ण अपनाना उन्हें क्या कहा है कि उन्हें जो है पूर्ण रूप से अपनाना बताया है, जिसमें उनका पूर्ण विघटन और जो हथियार डालना भी उसके अंदर शामिल किया गया है। वे पूर्ण रूप से इजराइल की जो वापसी और जो राज्यहुड है उसकी गारंटी मांगते हैं। और जो कतर और मिस्र हैं उनके मध्यस्थ ने जो योजना है वो सौंपी गई है, लेकिन हमास की जो बैठक है वो चल रही है। ट्रंप ने उन्हें 3-4 दिन का अल्टीमेट्स दिया है, यानी कि उन्हें 3 या 4 दिन का टाइम दिया गया है, वरना दुखद अंत यानी कि इजराइल के द्वारा हमास को नष्ट करने के लिए फिर जो है हरी झंडी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिखा दी जाएगी। और जो इजराइल है उसकी जो आंतरिक असहमति है अगर उसके बारे में बात करें तो नेतन्याहू ने समर्थन दिया है, लेकिन उनके जो दक्षिणपंथी गठबंधन हैं जैसे कि बेजलेल जो स्मोट्रिच हैं, PA की भूमिका और जो राज्यहुड हैं उनके विचारों का विरोध जो है वो कर रहे हैं। योजना PA को भविष्य में गाजा सौंपती है जो कि इजराइल के लिए अस्वीकार हो सकता है। और जो इजराइल है वह IDF को अधिकांश जो क्षेत्र है उसको अपने पास ही रखना चाहता है। तो जो ये विवरण है इसमें कमी भी देखने को मिली है, कमी भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि जो बंधक रिहाई है, इजरायली वापसी की जो समय सीमा है, या फिर PA सुधारों की जो स्पष्टता है, या फिर देखें तो जो ISF की संरचना है वह भी अस्पष्ट जो है वो दिखाई दे रही है। और इसका पुनर्निर्माण की जो फंडिंग है यानी कि जो अरब देश हैं उनसे, और जो हथियार की डिकमिशनिंग है उनकी निगरानी, उनकी चुनौती, और जो गाजा है उसके अंदर सशस्त्र जो मिलिशिया या फिर जो लॉजिस्टिक बाधाएं हैं वह भी सहायता और इसका जो पुनर्निर्माण है उसको और अधिक जटिल बना सकती हैं। तो जो क्षेत्रीय और वैश्विक जो दबाव है कि किन किन का जो है इस क्षेत्र पर दबाव जो है वो बन सकता है। तो जो फिलिस्तीनी जो हैं इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वह नए जो संरक्षकत्व हैं उसका रूप हैं जो कि इजराइल का नियंत्रण बनाए रखेगा। और जो मानवाधिकार संगठन है इसे जनसंहार के बाद का जो समाधान है उसके रूप में देख रहा है। यदि असफल यह जो क्षेत्र है तनाव यानी कि जो ईरान और हिजबुल्ला हैं उसको और अधिक जो है वो बढ़ा सकता है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनको इससे क्या लाभ जो है वो पहुँचेगा। तो जो राजनीतिक विरासत जो मिडल ईस्ट है उसके अंदर आश्वास शांति है उसका दावा कर ट्रंप खुद को
पीस ब्रोकर के रूप में जो है वो स्थापित कर सकता है। और 2020 की जो योजना है उसकी निरंतरता से उसकी जो डील मेकर है यानी कि जो छवि जो है डोनाल्ड ट्रंप की और अधिक इससे मजबूत हो जाएगी। यदि सफल जो है अगर यह सफल होता है तो 2026 का जो मिड टर्म चुनाव है उसमें जो रिपब्लिकन वोट बैंक है यानी कि जो प्रो इजराइल लॉबी है उसको और अधिक मजबूत किया जाएगा। और जो व्यक्तिगत भूमिका देखें तो पीस बोर्ड की जो अध्यक्षता है उससे डोनाल्ड ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल जाएगा और गाज़ा को रिवेरा बनाने का जो विचार है उनके बिजनेस का जो बैकग्राउंड है जैसे कि होटल हैं, रियल एस्टेट हैं, उनसे जो है वो जुड़ा है। और उनके जो दामाद हैं जेरेड कुशनर जो कि गल्फ में बिजनेस हित हैं, उनकी भूमिका से आर्थिक अवसर जो हैं वो और अधिक मात्रा में खुल जाएंगे। और इसको लेकर जो रणनीतिक लाभ हैं कि जो हमास को अलग थलग कर इजराइल को मजबूत करना अमेरिकी जो हित है वह जैसे कि वहाँ की क्षेत्रीय स्थिरता, ईरान का जो विरोध है उसको साधेगा। और यदि विफल हुआ तो ट्रंप हमास को दोष देकर इजराइल को पूर्ण समर्थन देकर सैन्य कार्रवाई को जायज़ जो है वो ठहरा देगा। भारत को इस समय पर किन किन बातों का ध्यान रखना होगा तो जो क्षेत्रीय अस्थिरता है यानी कि युद्ध समाप्ति से जो भारत है उसके डायस्पोरा यानी कि 8 लाख से जो अधिक तेल आयात और जो आर्थिक हित जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यदि योजना विफल हो गई तो जो मिडल ईस्ट है उसमें तनाव, ईरान और जो इजराइल है भारत के ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि भारत जो है इन देशों पर जो ऊर्जा सुरक्षा है उसके लिए डिपेंड है। और जो इजराइल है जैसे कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव हुआ था यानी कि जो आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया था उसमें इजराइल ने खुलकर भारत का साथ दिया था। तो इस तरह से जो भारत है वह बीच में जो है वो फंस सकता है कि वह किसका साथ दे या फिर किसका साथ ना दे। जो पाकिस्तान है उसकी भूमिका, ट्रंप ने पाकिस्तान को योजना का समर्थक बताया है जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। जो पाकिस्तान है उसकी बढ़ती भूमिका कश्मीर या फिर जो दक्षिण एशिया है उसमें हस्तक्षेप को और अधिक बढ़ावा दे सकती हैं। और जो भारत है उसको ट्रंप का प्रशासन से जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें पाक जो है वो केंद्रित एजेंडे से सावधान रहना होगा। और दूसरा जो 2 राज्य का समाधान की योजना है, जो योजना है वह राज्य हुड की जो संभावना रखती है, लेकिन इजराइल का विरोध इसे कमज़ोर कर सकता है। भारत को फिलिस्तीनी जो हित हैं यानी कि जो पीए के सुधार हैं या फिर जो सहायता है उसका समर्थन जारी रखना होगा, जबकि इजराइल के साथ रक्षा सहयोग जैसे कि जो ड्रोन हैं, मिसाइलें हैं, उनको भी जो है उसका भी संतुलन या फिर संतुलित जो है उसको करना पड़ेगा। जो मानवीय और आर्थिक प्रभाव देखें तो गाज़ा जो पुनर्निर्माण है उसमें भारत की सहायता जो है वो $80 मिलियन से अधिक पहले दी जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन योजना का जो व्यावसायिक फोकस है वो ट्रंप की इकोनॉमी का जो प्लान है उससे भारतीय कंपनियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अवसर मिल सकते हैं, पर जो विस्थापन है उसकी आकांक्षाओं पर नज़र जो है वो भारत को रखनी होगी। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहने वाली है, अमेज़न वर्षावन के पेड़ बड़े हो रहे हैं। एक नया अध्ययन जो है इस बारे में क्या कहता है कि जो अमेज़न के जंगल हैं वो लगातार जो हैं उनकी ऊंचाई हमें ज़्यादातर बढ़ने को ही जो है वो मिल रही हैं। तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक अध्ययन में जो है इसके बारे में क्या कहा है, चलिए जानते हैं। जो अमेज़न वर्षावन है पेड़ वास्तव में ही जो है वो बड़े हो रहे हैं और इनका जो इम्पोर्टेंट जो कारण है यानी कि इनका इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी बढ़ती मात्रा है।
यह खोज जो जलवायु परिवर्तन है उनके संदर्भ में एक सकारात्मक संकेत जो है सकारात्मक जो संकेत है उसके रूप में देखा जा रहा है। लेकिन शोधकर्ता जो हैं उन्होंने चेतावनी देते हुए यह लाभ जो है लंबे समय तक टिकने वाला नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया है। तो आइए जो ये अध्ययन है इसकी जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको विस्तार से समझते हैं। तो जो अध्ययन है उसका अवलोकन, जो प्रकाशन और जो शोधकर्ता हैं, यह अध्ययन नेचुरल जो प्लांट हैं जो कि जर्नल में 25 सितंबर 2025 को प्रकाशित हुआ था। इसे कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है उसको एड्रीन वेल जो म्यूबर्ट हैं उनके नेतृत्व में लगभग जो 100 शोधकर्ता हैं उन्होंने तैयार किया है, जो कि ब्राज़ील, ब्रिटेन और जो अन्य देश हैं उनके 60 विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो रेन फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट और जो इन्वेंट्री नेटवर्क की जो परियोजना है उसका यह हिस्सा है। और अगर इसके बारे में जो डाटा के स्रोत हैं यानी कि इनके बारे में किस चीज़ से जानकारी मिली है, अगर उन स्रोतों की बात करें तो जो शोधकर्ता हैं उन्होंने अमेज़न बेसिन के 180 प्लांट का जो है यानी कि 180 जो प्लांट है वहाँ पर प्रत्येक औसतन 12,000 वर्ग मीटर का जो उनका एरिया है उस पर 30 वर्षों का जो डाटा है उसको इकट्ठा किया है। इस दौरान जो वायुमंडल के अंदर CO2 है उसका स्तर लगभग 20% जो है बढ़ चुका है। और तो जो न्यूज़ है जो पेड़ों का आकार बढ़ रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो पेड़ हैं इनके आकार के बढ़ने से अमेज़न के जो पेड़ हैं उनका औसत व्यास हर दशक में 3.2% बढ़ रहा है। सभी आकार के जो पेड़ हैं छोटे से लेकर विशालकाय यानी कि बड़े हो रहे हैं, जिससे कि पूरा जो जंगल है उसकी संरचना बदल रही है। विशेष रूप से जो बड़े पेड़ हैं उनका व्यास जो है 50 सेंटीमीटर से भी अधिक है और हर दशक में 6.6% जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसका कारण क्या है कि बढ़ता जो CO2 है वो पेड़ों के लिए उर्वरक की तरह काम कर रहा है, जो कि प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देता है। इससे पेड़ अधिक जो बायोमास होता है जो कार्बन होता है उसको जमा कर रहे हैं। और जो बड़े पेड़ हैं वह प्रकाश व जो पानी है उसके लिए एक बेहतर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जो कार्बन का संग्रहण है यानी कि कार्बन का जो इकट्ठा होना है, जो अमेज़न है वो अभी भी CO2 का जो सिंक है यानी कि उसको अवशोषक जो है वो बना हुआ है, यानी कि उसको वह क्या करता है, ऑब्जर्व करता है CO2 को, जो अमेज़न के पेड़ हैं। बड़े पेड़ों की बढ़ती जो संख्या है उससे जंगल अधिक कार्बन अवशोषित कर रहा है, जो कि जलवायु परिवर्तन को रोकने में मददगार है। और जो शोधकर्ता हैं अगर उनके अनुसार देखें तो यह खबर जो है वो अच्छी है, क्योंकि पहले माना जाता था कि बड़े पेड़ सूखा या फिर जो गर्मी है उससे जल्दी मर जाएंगे, लेकिन वे अधिक लचीले जो हैं वो साबित हो रहे हैं। जो कि जो ये अवधारणा थी कि जो बड़े पेड़ हैं वो सूखी और गर्मी को बढ़ा रहे हैं उसको चुनौती दे रही है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चुनौतियां जो हैं वो सामने आ सकती हैं। तो जो भविष्य की धमकियां हैं यानी कि आने वाले जो दशक हैं उनमें पेड़ों की वृद्धि धीमी हो सकती है और जो मृत्यु दर है वो बढ़ सकती है, यानी कि जो पेड़ हैं वह जो है ज़्यादा खराब हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा पेड़ों की मृत्यु आने वाले समय में हो सकती है। कारण क्या है इसका कि जो सूखा है, गर्मी है, लहरें हैं, जंगल की आग है, तूफान और जो वनों की कटाई है, यह एक इसका मुख्य लक्ष्य हो सकता है। यदि अमेज़न का 20 से 25% का हिस्सा अगर नष्ट हो जाता है तो यह टिपिंग जो पॉइंट है उसको भी पार कर सकता है, जिससे कि जो वर्षा वन है सवाना के यानी कि सवाना घास के जो मैदान हैं उनमें यह एरिया बदल सकता है। और अगर कटाई के प्रभाव देखें तो ब्राज़ील, बोलीविया में सोयाबीन की खेती, पशुपालन के लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पशुपालन के लिए जो वन हैं उनकी कटाई तेज हो रही है और बोलीविया के अंदर जो सोयाबीन है उसकी खेती भी बहुत ही तेज़ी से हो रही है और यह लाभ जो है उसको नष्ट कर सकती है। जो शोधकर्ता हैं उन्होंने इस जो मामले में क्या सलाह जो है वो दी है कि जो ऐसा सख्त जो जंगल हैं उनको संरक्षित रखना प्राथमिकता है, जो कि कोप जो 30 है 2025 में ब्राज़ील में, उससे पहले उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उनकी रक्षा पर जोर दिया गया है। तो जो पूरी न्यूज़ है इससे हमें क्या निचोड़ मिलता है कि यह अध्ययन जो है यह दर्शाता है कि जो अमेज़न के पेड़ हैं वो CO2 के जो बढ़ता स्तर है उससे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन जो जलवायु है उस पर संकट की जो व्यापक चुनौतियां हैं वो अभी भी बनी हुई हैं और जो बड़े पेड़ हैं उनका बढ़ना कार्बन का संतुलन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो वनों की रक्षा है उसके बिना यह सब कुछ जो है वो व्यर्थ हो सकता है। यानी कि वनों की जो रक्षा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इनकी रक्षा ना की जाए तो आगे आने वाले समय में बहुत कुछ झेलने को जो है वो वर्ल्ड को मिल सकता है। यदि आप सभी जो हैं इसका और अध्ययन जो है वो करना चाहते हैं तो इसकी जो रिपोर्ट है उसको आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, RBI ने जो भुगतान की प्रणालियां हैं उनके कामकाज की जो निगरानी है उसके लिए 6 स्तरीय जो बोर्ड है उसका गठन किया है। तो जो ये न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि जो RBI है उन्होंने हाल ही में भुगतान की जो प्रणाली का जो पेमेंट सिस्टम है उसके लिए नियमन और जो पर्यवेक्षण है उसके लिए एक नया 6 सदस्यीय पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि पेमेंट रेगुलेटरी जो बोर्ड है PRB उसको गठित किया गया है। जो ये बोर्ड है यह 9 मई 2025 से प्रभावी जो है वो हो चुका है और इसका गठन 30 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से घोषित भी कर दिया गया है। यह पहले के जो बोर्ड था फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यानी कि जो BPSS है उसको बदल देगा, जो कि 5 सदस्य होते थे पहले उसके अंदर और इसमें कोई जो सरकारी नामांकित सदस्य जो है वो नहीं होते थे। तो अब जो है उस बोर्ड की संरचना किस तरह से जो है वो की जाएगी, तो इसके अध्यक्ष जो होंगे वे RBI के जो गवर्नर हैं यानी कि वर्तमान में जो शक्तिकांत दास हैं उनके द्वारा RBI के जो सदस्य हैं डिप्टी गवर्नर पेमेंट एंड जो सेटलमेंट का सिस्टम है उसके लिए प्रभारी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं पेमेंट एंड जो सेटलमेंट सिस्टम है उसके लिए प्रभारी हैं। जो सरकारी नामांकित सदस्य हैं पहली बार शामिल होंगे इसके अंदर, क्योंकि पहले जो सरकारी जो नामांकित सदस्य होते थे उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता था। जितनी भी वित्त मंत्रालय के लिए वित्तीय सेवाएं थी वो विभाग के जो सचिव थे उनके द्वारा की जाती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके जो सचिव हैं उनके द्वारा भी की जाती थी। जो पूर्व टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदर राजन यानी कि जो IAS रिटायर हैं, यह सब जो हैं यानी कि जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव पूर्व टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुधांचल जो कि IAS रिटायर्ड हैं, यह जो है इसके अंदर शामिल जो हैं वो होंगे। और जो RBI के प्रिंसिपल हैं उनको भी लीगल एडवाइज़र जो बोर्ड है उसकी बैठक में जो है वो बुलाया जाएगा, आमंत्रित सदस्य के रूप में उनको शामिल किया जाएगा। और जो बोर्डों के विशेषज्ञ हैं उनको भी आमंत्रित जो है इसमें कर सकते हैं, जैसे कि जो पेमेंट का सिस्टम है, IT का जो कानून का एरिया है उसके अंदर, और जो बोर्ड है उसमें कम से कम साल में जो 2 बार जो है बैठक करेंगे। और जो ये न्यूज़ है इसका उद्देश्य क्या है
कि देश के जो सभी भुगतान की प्रणालियां हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, गैर इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, घरेलू हुई, सीमा पार हुई, इनकी जो प्रभावी निगरानी है या फिर जो नियमन है उसको जो है इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना होगा, जो कि सिस्टमैटिक जो रिस्क है उसको भी कम करेगा, उपभोक्ता के हित की रक्षा भी करेगा, जैसे कि शिकायत का निवारण करेगा, और जो केवाईसी के दिशा निर्देश होते हैं उन पर भी नज़र रखेगा, और जो साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर मजबूत ढांचे को तैयार करेगा, डिजिटल पेमेंट को और अधिक तेज विकास के बीच में नवाचार को जो है वो बढ़ावा देगा। साथ ही जो सरकारी भागीदारी है उससे अधिक समावेशी जो शासन है उसको भी यह सुनिश्चित करेगा। जो ये कदम है कि जो पेमेंट और जो सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है यह 2007 में संशोधनों के अनुरूप है, जहां पर आरबीआई ने पहले ही बाहरी नियामक के जो विचार हैं उनका विरोध किया था, लेकिन अब जो गवर्नर हैं उनका जो निर्णय होगा वो वोट के साथ बोर्ड का जो नेतृत्व है उनको सौंपा गया है, और यह भारत का जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट जो कदम है वो मान सकते हैं। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।